बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक केस है शरीफ ख़ानदान का। थोड़ा सा मैं उसको आसान करके आपको बताऊँगा, लेकिन इमरान ख़ान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक आला सतही मीटिंग में ये फ़ैसला किया है कि इस केस की दोबारा तफ्तीश की जाए। उस केस के हवाले से एक ब्रीफिंग दी गई है। जो ब्रीफिंग दी है शहजाद अकबर साहब ने, कुछ आइनी और कानूनी माहिरीन ने, उसके अलावा वहाँ फ़वाद चौधरी साहब मौजूद थे। फ़वाद चौधरी साहब ने फिर बाद में ट्वीट किया है और इस खबर को बाहर निकाला है। फ़वाद चौधरी साहब ने ट्वीट क्या किया वो मैं आपको बता देता हूँ। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को कानूनी टीम ने शहबाज शरीफ के मुकदमे के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स का मुकदमा नए सिरे से तफ्तीश का मुतकाज़ी है और इस सिलसिले में मुतल्लिका इदारों को तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हिदायत दी जा रही हैं। हुदैबिया का मुकदमा शरीफ ख़ानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। इस मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकज़ी मुलजिम की हैसियत रखते हैं। जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ, इसी को बाद में हर केस में अपनाया गया। इसलिए इस केस को अंजाम तक पहुंचाना अज़ हद अहम है। फ़वाद चौधरी साहब ने ये ट्वीट किया। मैंने अपने सोर्सेज से बात की, जो लोग मीटिंग में बैठे थे वहाँ भी मेरी बात हुई। मैं अब नाम नहीं लूँगा क्योंकि मालूमात बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बताया गया कि कुछ नए शवाहिद हैं और वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो अब मिले हैं और पहले हमारे पास मौजूद नहीं थे। जब इदारे काम कर रहे होते हैं, मालूमात मिल रही होती हैं, तो फिर कड़ियों से कड़ियाँ मिलती हैं। पुराने से पुराने मुकदमात भी जो हैं वो ज़िंदा हो जाते हैं। अदालत ने इस केस को जब बंद किया था तो ये कहा गया था कि ये टाइम बार्ड हो गया है। कादी फ़ायद ईसा साहब ने आखिरी मरतबा इस केस को बंद किया था और उन्होंने कहा था कि ये केस टाइम बार्ड हो गया है। बल्कि ये पाबंदी भी लगा दी थी कि मीडिया में इसके ऊपर डिस्कशन ना की जाए, क्योंकि वो केस था हुदैबिया। उसकी अगर हम चीज़ें निकालते और उस पर डिस्कशन करते तो शरीफ ख़ानदान के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं और उनको तकलीफ़ होती है। बहरहाल अदालत ने उस वक्त ये ऑर्डर दिया था कि आप इसके ऊपर जो है वो मीडिया में डिस्कशन ना करें, सिर्फ जो इसको केस को रिपोर्ट कर दें कि फ़ैसला क्या आया है। तो मीडिया को इसके ऊपर टॉक शोज़ करने से और इस तरह की चीज़ों से रोका गया था। हालांकि वही कादी फ़ायद ईसा साहब बाद में जब अपना मुकदमा लड़ रहे थे तो वो बार बार कहते थे कि मीडिया को रिपोर्ट करने दिया जाए, इसको सरेआम दिखाया जाए, दुनिया को इसके हक़ाइक़ बताए जाएँ। अपने मुकदमे में वो ऐसे चाह रहे थे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब वाले मुकदमे में, हुदैबिया वाले मुकदमे में ये हुक्म दिया गया था मीडिया को। और कादी फ़ायद ईसा साहब मीडिया को ये ताने भी देते रहे और ये कहते भी रहे कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है, मीडिया का गला घोंटा जाता है, मीडिया को बोलने नहीं दिया जाता। तो कादी फ़ायद ईसा साहब ने खुद उनके अपने फ़ैसले के अंदर ये आखिर में लिखा था कि इसको मीडिया अंडर डिस्कशन इसकी चीज़ों को ना लेकर आए और टॉक शोज़ में इसके ऊपर बहस ना करने के हमें हमारे इदारों ने भी बताया था कि आप रुक जाएँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा तो क्या कर सकते हैं। बहरहाल ये जो एक नई लिस्ट आई थी पाकिस्तान में, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक बैनुल अक़वामी इदारा है और 100 से ज़्यादा मुल्कों में काम करता है। इसने पाकिस्तान को कुछ मालूमात फ़राहम की थी। 40 मुल्कों में कुछ 1.5 लाख खुफिया अकाउंट्स की मालूमात दी थी, कुछ 50,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों के हवाले से। और उसके अलावा कुछ दीगर इदारे काम कर रहे थे। पनामा की JIT ने भी बहुत कुछ ढूंढा था हुदैबिया केस के हवाले से और उस JIT ने बता दिया था कि हुदैबिया पेपर मिल जो केस है उसके शवाहिद हमें मिले हैं और हम इस पर मज़ीद काम करना चाहते हैं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट से भी रिलीफ़ मिला और मुबैना तौर पे जो लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ़ मिला, जिन शख्सियत की वजह से मिला, उनके अपने बैरून मुल्क के मामलात निकल आए। फिर सुप्रीम कोर्ट में कादी फ़ायद ईसा साहब की अदालत से उनको रिलीफ़ मिला। कादी फ़ायद ईसा साहब की अपनी फैमिली के बाहर मामलात निकल आए, बल्कि अब तो वो मामलात हल हो गए हैं, लेकिन निकल आए। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के ये मामला जो हैं वो इन अदालतों से हल हुए हैं। कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब ने ओवर माई डेड बॉडी, वो उन्होंने कहा कि मैं तो ये नहीं होने दूंगा, कभी भी हुदैबिया का केस मैं नहीं खुलने दूंगा, और उन्होंने नहीं खुलने दिया। और उस पर अदालत ने कहा भी था उनको कि आज हमारे सामने नैब का इंतकाल हो गया, नैब मर गया आज हमारे सामने। 100 के करीब रिमार्क्स उनके खिलाफ आते रहे, लेकिन उन्होंने हुदैबिया का केस नहीं खोला, क्योंकि ये केस वो है जहाँ से शरीफ ख़ानदान की सिस्टमेटिक और जदीद करप्शन का आगाज़ होता है। केस क्या है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो नए शवाहिद आए हैं ये शहजाद अकबर साहब की टीम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने रखे हैं और उन्होंने दावा किया है कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन हो तो शरीफ ख़ानदान इस केस में नहीं बच सकता। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा ठीक है,
खोलें केस को, तफ्तीश करें, नए हक़ाइक़ सामने लाएं, अदालत में लेकर जाएं और मामले को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करें। इंसाफ होना चाहिए। अब देखें, इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया की सिचुएशन बहुत अजीब है, गलत है लेकिन है। एक तासुर यह बन गया है कि पाकिस्तान की अदालतें शरीफ खानदान को रिलीफ देती हैं। सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ बहुत खौफनाक प्रोपेगेंडा हो रहा है। पाकिस्तान के जो जजेस हैं उनके बारे में बड़ी खौफनाक बातें हो रही हैं और उसके लिए बाद औक़ात उनके फ़ैसले और उनके अपने जो इदारे के अंदर से चीज़ें हो रही हैं वो ज़िम्मेदार होते हैं। बाद औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों की समझ में नहीं आ रही होती, लोगों को लगता है कि ये नाइंसाफ़ी है, लेकिन वो इदारे ये कर रहे होते हैं। तो ये वजह बन जाती है उन इदारों की तज़हीक की या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा की। बहरहाल ये सारा मामला आजकल चल रहा है। अदालत के ऊपर बड़ा दबाव आ जाएगा अगर दोबारा अदालत में हुदैबिया का केस जाता है तो। अगर अदालत नए शवाहिद के बाद इस केस को खोला जाता है, क्योंकि जो क्रिमिनल केस है वो कभी भी टाइम बार्ड नहीं होता। दीवानी मुकदमा टाइम बार्ड हो जाते हैं, क्रिमिनल केस कभी भी टाइम बार्ड नहीं होता। ये एतजाद एहसन साहब ने बताया था और वो बड़े क्लियर हैं इसके बारे में। तो अगर ये क्रिमिनल केस है, टाइम बार्ड नहीं हुआ, दोबारा अपील की जाए और उसको खोला जाए और बताया जाए कि नए शवाहिद आ गए हैं, तो अदालतों के ऊपर बड़ा दबाव बन जाएगा। वो इसलिए कि अगर वो शरीफ खानदान को इसमें से निकालेंगे तो फिर सारे कहेंगे देखें फिर निकल गए शरीफ खानदान, और अगर शरीफ खानदान को फंसाएंगे तो उनके फंसने का मौसम तो चला गया। आजकल तो उनके मामला तय हो रहे हैं, आजकल तो उनकी बात बनी हुई है, आजकल तो उनकी गुड्डी चढ़ रही है। ये तो इमरान खान ने उनके रास्ते में रुकावट डाली हुई है, वरना शरीफ खानदान को जहाँ तक पहुँचना था और जहाँ बात पहुँचानी थी वहाँ उनके कुछ ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रास्ते में अड़े हुए हैं जो उनको रिलीफ नहीं लेने दे रहे और उनको सुख का सांस नहीं लेने दे रहे। इस केस में हुआ क्या था? शरीफ खानदान की एक हुदैबिया पेपर मिल थी। इसके अंदर मियाँ शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ थे, नवाज शरीफ थे, अब्बास शरीफ थे, इनकी अहलिया थी, कुछ बच्चे थे, ये कोई 8-9 लोग थे। ये इस केस के अंदर मुल्ज़िमान हैं। इन्होंने किया ये था कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खुलवाए थे जाली। कैसे? मुबैना तौर पे इस ख़ानदान के पास करप्शन का बहुत सारा पैसा आ गया जब ये पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने, और वो पैसा बहुत बड़ी मिकदार में था जो शरीफ ख़ानदान के पास था। तो उस पैसे को कहीं पे इन्होंने खपाना था, कहीं पे इन्होंने पहुंचाना था। तो मनी लॉन्ड्रिंग उस दौर में बड़ी आसान थी, पैसे को पाकिस्तान से बाहर ले जाना मुश्किल नहीं था, लेकिन उस पैसे को वाइट मनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था। उसके लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब एक कानून लेकर आए थे। वो कानून मैंने खोला, आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये कानून था प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992। 1992 में प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट मियाँ नवाज शरीफ साहब लेकर आए थे, और इसी कानून के बारे में इसहाक डार साहब ने बयान दिया था एक दफ़ा कि नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि फ़िक्र ना करें, हम ये एक्ट ला रहे हैं, आपको कोई कुछ भी नहीं कह सकेगा। तो ये वाला वो एक्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस एक्ट के अगर आप चौथे पॉइंट पे चले जाएं तो वहाँ लिखा है फ्रीडम टू ब्रिंग, होल्ड, सेल एंड टेक आउट फॉरेन करेंसी। यानी जो आपके पास फॉरेन करेंसी, चाहे डॉलर हैं, चाहे पाउंड्स हैं, चाहे यूरो है, कुछ भी है, आपको मुकम्मल आज़ादी है उसको लाने की, उसको रखने की, उसको बेचने की और उसको बाहर वापस लेकर जाने की। ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान रेजिडेंट इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान एंड ऑल अदर पर्सन्स shall be entitled and free to bring, hold, sell, transfer and take out foreign exchange within or out of Pakistan in any forum। 5वें पॉइंट में एक और चीज़ लिखी है, यानी ये कह रहे हैं कि ये कोई भी पाकिस्तानी चाहे पाकिस्तान के अंदर रहता है चाहे बाहर रहता है, वो फॉरेन करेंसी का अकाउंट खोल सकता है, उसको कोई पूछेगा नहीं। वो ये खोल भी सकता है, ये पैसे रख सकता है, इन पैसों को बेच सकता है, इसको ट्रांसफ़र कर सकता है, पाकिस्तान के अंदर ला सकता है, बाहर ले जा सकता है, कोई पूछेगा नहीं। ये एक्ट मियाँ नवाज शरीफ साहब लेकर आए थे। इसका अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पूछेगा नहीं, यहाँ पे साबित हो रहा है। इम्यूनिटी टू फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान रेजिडेंट इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान हु होल्ड फॉरेन करेंसी अकाउंट इन पाकिस्तान and all other persons who hold such accounts shall continue to enjoy immunity against any inquiry from the income tax department or any other taxation authority as to the source of financing of the foreign currency accounts। यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इम्यूनिटी दे दी। इम्यूनिटी कहते हैं कि कानून से इस्तिस्ना दे दिया, आपको इनकम टैक्स या कोई और डिपार्टमेंट पूछ नहीं सकेगा
अगर आपने फॉरेन करेंसी अकाउंट खोला है, आप पाकिस्तानी हैं, आपने फॉरेन करेंसी अकाउंट खोला है, आपको कोई नहीं पूछ सकता ये पैसे कहाँ से आए, किधर से लाए, चोरी किए थे, करप्शन के हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, कौन से हैं। इम्यूनिटी दे दी, इस्तिस्ना दे दिया, कानून के अंदर कोई पकड़ कोई पूछ हो ही नहीं सकती आपको। ये एक्ट है जो मियां नवाज शरीफ साहब लेकर आए। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ लोगों के नामों के ऊपर जाली करेंसी अकाउंट्स खुलवाए, जो इसहाक डार साहब ने अपने बयान हल्फी में बता दिया। उनका जो बयान हल्फी है या वादा माफ गवाह जब वो बने थे तो उन्होंने दफ़ा 164 का एक बयान दिया था। इसहाक डार साहब जब ये केस बना तो इसमें गिरफ्तार हो गए और उन्होंने आगे सारी तफसील बताई है कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने मुझे मुख्तलिफ पासपोर्ट दिए, कुछ मेरे जानने वाले लोग थे, मैंने उनके पासपोर्ट लिए और उन पासपोर्ट, अच्छा जिन लोगों के ये पासपोर्ट थे उनके भी बयान आ गए। उन्होंने भी कह दिया जनाब हमें तो सिर्फ इन्होंने पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए कि मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं वज़ीर आज़म से, आपको घर बैठे मिल जाएंगे, तो हमने तो सिर्फ रिन्यू करवाने के लिए दिए थे अपने पासपोर्ट, हमें नहीं पता था कि हमारे पासपोर्टों से ये जाली करेंसी अकाउंट खोल रहे हैं। तो इसहाक डार साहब ने उन पासपोर्ट्स के ऊपर नवाज शरीफ साहब का पैसा, शहबाज शरीफ साहब का पैसा, वो पैसा जो इलीगल मनी था, वो पैसा जो करप्शन से मुबैना तौर पे बना था, वो पैसा फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में पासपोर्ट्स के ज़रिए जमा करवा दिया। इसमें एक द बैंक ऑफ अमेरिका भी था, दीगर कुछ और बैंक भी थे, तो उन बैंकों के अंदर ये पैसा जमा करवा दिया। अब क्योंकि एक एक्ट आ चुका था, उस एक्ट के मुताबिक पूछताछ नहीं हो सकती थी, कोई नहीं पूछ सकता था ये फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, किसका पैसा है, कौन लेकर आ रहा है। लिहाजा ये जाली करेंसी अकाउंट बन गए और इनके अंदर ये पैसा डाला गया। इनके ऊपर जो दस्तखत करते थे वो इसहाक डार साहब करते थे या उनके एक और दोस्त थे जानने वाले नईम साहब, ये दो लोग दस्तखत किया करते थे और शरीफ खानदान का वो इलीगल पैसा था। इस तरह उन्होंने उस पैसे को बाद में हुदैबिया पेपर मिल के अंदर डाला बतौर इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन करेंसी अकाउंट में बैरून मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों के पासपोर्ट इस्तेमाल करते हुए बहुत सारा पैसा डाला गया, उनके जाली अकाउंट बना के, उन लोगों के फरिश्तों को भी नहीं पता, और उसके बाद उस पैसे को बतौर इन्वेस्टमेंट अपनी पेपर मिल में डाल दिया गया और फिर उसके बेनिफिशरी बन गए। ये जी वो सादा सा केस था और इस तरह एक कानून बना के उसका फ़ायदा शरीफ खानदान ने उठाया था। इसहाक डार साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, जो बैंकों के अकाउंट नंबर बताए, जिन लोगों के नाम बताए, जिनके पासपोर्ट्स का जिक्र किया और जो रिकॉर्ड इसहाक डार ने अपने 45 सफ़ों के एतराफ़ी बयान में दिया मजिस्ट्रेट के सामने, वो तमाम चीज़ें पनामा GIT ने भी और उससे पहले भी जहाँ जहाँ तफ्तीश हो रही थी हर जगह पे कंफर्म की। इसहाक डार ये कहते हैं कि मेरे से बयान ज़बरदस्ती लिया गया, लेकिन उस बयान का एक एक लफ्ज़ हर जगह पे उसके हक़ाइक़ साबित हो रहे हैं। हर बैंक के अंदर वो रिकॉर्ड मौजूद है, हर जगह पे हर इदारे के अंदर वो रिकॉर्ड मौजूद है। तमाम चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हो रही हैं जैसी इसहाक डार साहब ने कही थी। तो ये सारे सबूत मौजूद थे। अब कुछ नए सबूत मिले हैं, हुकूमत ने अभी तक सबूत बताए नहीं हैं और वो बताना इसलिए नहीं चाहते कि पहले से कुछ उनकी जो अपोजिशन है वो तैयारी ना कर ले। वो इन सबूतों को अचानक मंजर आम पे लाएंगे, इनके ऊपर तहकीकात करेंगे, अदालत के अंदर इस मामले को दोबारा खोलेंगे। अदालत के ऊपर बज़ाहिर एक दबाव होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अदालत कितना रिलीफ दे सकती है एक ख़ानदान को। यानी कभी उनको जेल से निकाल के बैरून मुल्क इलाज के लिए भेज देती है 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर, कभी दूसरे भाई को अजीब तरीके से ज़मानत मिल जाती है, कभी PN जो है वो आके ज़मानत का फ़ैसला सुना देता है, कभी दोबारा ज़मानत मिल जाती है, कभी एक दिन के अंदर एक लेंथी प्रोसीजर करके ECL से और ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवा के बाहर भेजने का बंदोबस्त कर दिया जाता है और फैसले में टिकट का हवाला भी दे दिया जाता है। यानी इस किस्म के रिलीफ, और छुट्टी वाले दिन अदालत भी लग जाती है। ऐसे ऐसे रिलीफ इस ख़ानदान को अदालत की तरफ से मिलते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। अल्लाह करे हर पाकिस्तानी को ऐसा ही इंसाफ मैसर हो जैसा इंसाफ शरीफ ख़ानदान को मिलता है। तो इस तरह अब ये केस बहुत ही क्लियर हो गया है। ज़्यादा ज़्यादा एक हकीकत मैं आपको और बता देता हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अल-तौफीक इन्वेस्टमेंट का एक मुकदमा शरीफ खानदान के ऊपर चला बरतानिया में, और जो लंदन फ्लैट्स और प्रॉपर्टीज़ हैं शरीफ खानदान की, वो उसके साथ उन्होंने अटैच कर ली अदालत में। तो अपनी जान छुड़ाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करके इन्होंने पैसा बाहर भेजा, वो भी इसी केस के साथ जुड़ा हुआ है। वो जो पैसा बाहर भेजा और वहाँ अदालत में जमा करवा के अपनी प्रॉपर्टीज़ बचाई, ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो शरीफ खानदान कहता है हमने 2006 में ख़रीदी। यानी जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने 2006 में ख़रीदी, 90 की दहाई में वो प्रॉपर्टीज़ वहाँ की अदालत ने इनके खिलाफ मुकदमे में जब्त कर ली थी। कैसे हो सकता है? यानी इन्होंने टाइम ही ऊपर नीचे कर दिया। वो टाइम मशीन है इनके पास कि ये माजी में जाके चीज़ खरीदते हैं, मुस्तकबिल में आके बेच देते हैं, या माजी में जाके बेचते हैं, मुस्तकबिल में आके ख़रीद लेते हैं। अजीब गरीब भी चीज़ें समझ से बाहर है। तो अब तक लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।